1946 की 4 जुलाई को पोलैंड के ग्दांस्क में एक पहाड़ी पर 2 लाख से अधिक लोग पूरी तरह शांत खड़े थे। कारण, उन्होंने 11 युवा महिलाओं की भयावह सामूहिक फांसी को देखा, जो स्टुटथॉफ कंसंट्रेशन कैंप की पूर्व नाजी गार्ड थीं। भीड़ के सामने ये महिलाएं कुछ मात्र 20 वर्ष की, गले में फंदा डले खड़ी थीं। उन्हें निर्दोष पीड़ितों को यातना देने, मारने और हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेलने के अपराध में दोषी ठहराया गया था। आखिर क्या कारण था कि ये युवा महिलाएं निर्दयी राक्षसों में बदल गईं? यह नाजी शासन की सबसे क्रूर महिला गार्डों की भयावह नियति के पीछे की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। स्टुटथॉफ, अंतिम नाजी नरक और होलोकॉस्ट का मौन नरसंहार। स्टुटथॉफ कंसंट्रेशन कैंप, जो पोलैंड के ग्दांस्क, पहले डांजिग शहर के पास स्थित था, होलोकॉस्ट के सबसे काले और कम झात अध्यायों में से एक है। 2 सितंबर 1943 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के एक दिन बाद स्थापित किया गया स्टुटथॉफ जर्मन सीमाओं के बाहर पहला नाजी कंसंट्रेशन कैंप था और 9 मई 1945 को मित्र देशों की सेनाओं द्वारा मुक्त किया गया अंतिम शिविर था। इसके संचालन के दौरान लगभग 1,10,000 लोगों को स्टुटथॉफ भेजा गया, जिनमें से 85,000 से अधिक लोगों ने अमानवीय परिस्थितियों, बीमारियों, फांसी और जबरन श्रम के कारण अपनी जान गंवाई। पोलैंड पर आक्रमण से पहले डांजिग के स्वतंत्र शहर में नाजी अधिकारियों ने पहले ही पोलिश और यहूदी बुद्धिजीवियों को अपने मुख्य लक्ष्य के रूप में चिह्नित कर लिया था। 1920 से लीग ऑफ नेशंस के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र डांजिग जर्मनी और पोलैंड के बीच तनाव का केंद्र था, क्योंकि वहां एक बड़ी जर्मन आबादी रहती थी और तृतीय राइख उस क्षेत्र को अपने में मिलाने का इच्छुक था। 1933 में नाजियों के सत्ता में आने के बाद जर्मनीकरण और अलगाव की नीतियां कठोरता से लागू की जाने लगीं और यहूदी विरोधी भावना तेज हो गई, जिससे भविष्य में बड़े पैमाने पर निर्वासन और नरसंहार के लिए मंच तैयार हो गया। 1936 से जर्मन खुफिया सेवाएं स्थानीय नाजी समर्थकों के सहयोग से पोलिश बुद्धिजीवियों, यहूदी विचारकों, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगीं। विध्वंसक तत्वों की सूचियों में प्रोफेसर, लेखक, डॉक्टर, पुजारी, व्यापारी और यहूदी तथा पोलिश समुदाय के प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। नाजियों के लिए ये समूह डांजिग पर उनके नियंत्रण और क्षेत्र के अधिग्रहण की योजना के लिए संभावित खतरा थे। उनकी रणनीति स्पष्ट थी: पोलिश समाज के नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों को खत्म करना, ताकि क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सके और संगठित प्रतिरोध को कमजोर किया जा सके। जानकारी एकत्र करने के साथ साथ नाजी अधिकारियों ने नजरबंदी केंद्र स्थापित करने के लिए रणनीतिक स्थानों की तलाश शुरू कर दी। उनका मूल विचार एक ऐसा स्थान खोजने का था जो दूरस्थ हो, जहां वे राइख के शत्रुओं को कैद, पूछताछ और अंततः मार सकें, बिना नागरिक आबादी को संदेह हुए या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किए। डांजिग के उत्तर पूर्व में स्थित दलदली और वनाच्छादित स्टुटथॉफ को इसके भौगोलिक अलगाव और महत्वपूर्ण परिवहन मार्गों की निकटता के कारण चुना गया, जिससे कैदियों को लाने ले जाने में आसानी होती। प्रारंभ में स्टुटथॉफ को डांजिग पुलिस के प्रशासन के तहत एक अस्थायी नागरिक नजरबंदी शिविर के रूप में संचालित किया गया। अपने शुरुआती महीनों में इस शिविर में मुख्य रूप से पोलिश बुद्धिजीवी, यहूदी और राजनीतिक असंतुष्टों को रखा गया, जिन्हें सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस प्रारंभिक चरण में ही स्थितियां बेहद कठोर थीं। कैदियों को अपने स्वयं के बैरक बनाने और बिना उचित उपकरणों या कपड़ों के शिविर के विस्तार में काम करने के लिए मजबूर किया गया। शारीरिक दंड, भोजन की कमी और मनमानी फांसी पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और नाजियों ने कब्जे वाले क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत की, शिविर की भूमिका बदल गई। नवंबर 1941 में स्टुटथॉफ को जर्मन सुरक्षा सेवा द्वारा संचालित एक श्रम शिक्षा शिविर में बदल दिया गया। इस नए ढांचे के तहत कैदियों को हथियार कारखानों, खदानों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कठोर श्रम के लिए मजबूर किया गया। श्रम शिक्षा का कोई पुनर्वास उद्देश्य नहीं था। यह वास्तव में थकावट और भूखमरी के माध्यम से छुपा हुआ नरसंहार था। जो कैदी काम के मानकों को पूरा नहीं कर पाते थे, उन्हें तुरंत मार दिया जाता था या इतनी कमजोरी और बीमारी से मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। अंततः जनवरी 1942 में स्टुटथॉफ को नियमित कंसंट्रेशन कैंप का दर्जा दे दिया गया और इसे एसएस
नाजी सुरक्षा बल के नियंत्रण में डाल दिया गया, जिससे यह तृतीय राइख द्वारा संचालित व्यापक कंसंट्रेशन कैंप नेटवर्क का आधिकारिक हिस्सा बन गया। इस बदलाव के साथ शिविर का विस्तार हुआ, विभिन्न राष्ट्रीयताओं के अधिक कैदी लाए गए और व्यवस्थित नरसंहार की नई विधियां लागू की गईं। इस बिंदु के बाद स्टुटथॉफ केवल एक नजरबंदी और श्रम शिविर नहीं रहा, बल्कि नाजी मृत्यु तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। समय के साथ शिविर में पोलैंड, बाल्टिक देशों, सोवियत संघ और बाद में अन्य कंसंट्रेशन कैंपों जैसे कि ऑशविट्ज से हजारों कैदियों को भेजा जाने लगा। मूल शिविर, जिसे पुराना शिविर कहा जाता था, कांटेदार तारों से घिरा हुआ था और इसमें कैदियों के लिए 8 बैरक और एसएस गार्डों के लिए एक कोमांडांटूर मुख्यालय था, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.12 वर्ग किलोमीटर था। ये अस्थायी सुविधाएं प्रारंभ में सीमित संख्या में कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थीं। हालांकि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और नाजी मौत की मशीनरी फैली, शिविर में हजारों अतिरिक्त कैदी भेजे जाने लगे, जिससे विस्तार की तत्काल आवश्यकता बढ़ गई। 1943 में एक बड़े विस्तार परियोजना की शुरुआत हुई, जिसने स्टुटथॉफ को एक विशाल कंसंट्रेशन कैंप में बदल दिया। पुराने शिविर के बगल में निर्मित इस नए खंड को एक विद्युतीकृत कांटेदार तार से घेर दिया गया था, जिससे सुरक्षा उपाय मजबूत हुए और किसी भी भागने के प्रयास को असंभव बना दिया गया। इस नए खंड में 30 अतिरिक्त बैरक बनाए गए, जो अत्यधिक भीड़भाड़ की चरम स्थितियों में बड़ी संख्या में कैदियों को रखने के लिए डिजाइन किए गए थे। इस विस्तार से शिविर का कुल क्षेत्रफल 1.2 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ गया और इसकी परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1943 के विस्तार के दौरान कैदियों के बैरकों के अलावा नाजी विनाश मशीनरी के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाएं जोड़ी गईं। जबरन श्रम कार्यशालाएं स्थापित की गईं, जहां कैदियों को जर्मन युद्ध उद्योग के लिए उपकरण बनाने के लिए मजबूर किया गया, विशेष रूप से हवाई जहाज के पुर्जों और गोला बारूद के उत्पादन में। साथ ही मारे गए कैदियों की संपत्ति जब्त करने और वर्गीकृत करने के लिए गोदाम बनाए गए और शिविर की नौकरशाही के लिए प्रशासनिक कार्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें प्रत्येक कैदी का विस्तृत रिकॉर्ड और अन्य मृत्यु शिविरों में निर्वासन की सूची शामिल थी। शिविर के विस्तार के साथ ही इसे अंतिम समाधान, नाजियों की यूरोपीय यहूदियों के व्यवस्थित विनाश की नीति में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया। 1943 में विस्तार के बाद स्टुटथॉफ केवल एक नजरबंदी और जबरन श्रम शिविर नहीं रहा, बल्कि यह एक सक्रिय विनाश केंद्र बन गया। इस नई भूमिका को लागू करने के लिए एक शवदाह गृह, क्रेमेटोरियम बनाया गया, जिसकी क्षमता सैकड़ों शवों को प्रतिदिन जलाने की थी, जिससे शवों के निपटान में लगने वाले समय और संसाधनों को कम किया जा सके। इसके अलावा एक गैस चैम्बर भी स्थापित किया गया, जिसे कैदियों की सामूहिक हत्याओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। स्टुटथॉफ का गैस चैम्बर, जो जून 1944 से संचालित हुआ, को एक सत्र में 150 लोगों की हत्या करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें जाइक्लोन बी, साइनाइड आधारित कीटनाशक, का उपयोग किया गया, जिसे ऑशविट्ज और माजदानेक जैसे अन्य शिविरों में भी इस्तेमाल किया गया था। निष्पादन एक ईंट की इमारत में किया जाता था, जिसमें केवल एक प्रवेश द्वार और एक छोटी सी बंद खिड़की होती थी, जिसके माध्यम से जल्लाद जाइक्लोन बी के क्रिस्टल डालते थे। दम घुटने से मौत कुछ ही मिनटों में हो जाती थी। यह पीड़ितों की शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता था। हालांकि जैसे जैसे 1944 की दूसरी छमाही में निर्वासन की संख्या बढ़ी, शिविर की क्षमता एसएस अधिकारियों द्वारा निर्धारित मृत्यु दर को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त साबित हुई। अधिकांश नए कैदी बाल्टिक देशों और पोलैंड से निर्वासित यहूदी थे। साथ ही कब्जे वाले क्षेत्रों से पकड़े गए राजनीतिक कैदी और प्रतिरोध आंदोलन के सदस्य भी शामिल थे। शिविर में बढ़ते दबाव के कारण नाजियों ने मोबाइल गैस वैगनों का उपयोग करना शुरू किया। ये पूरी तरह से सील किए गए ट्रक थे, जिनमें मोनोऑक्साइड गैस भरी जाती थी। कैदियों को यह झांसा दिया जाता था कि उन्हें अन्यत्र भेजा जा रहा है और उन्हें इन ट्रकों में ठूंस दिया जाता था। कुछ ही मिनटों की यात्रा के भीतर वे दम घुटने से मर जाते थे। जब वाहन शिविर के आसपास पहले से खोदी गई सामूहिक कब्रों तक पहुंचते, तो शवों को वहां फेंककर सामूहिक रूप से दफना दिया जाता। यह पद्धति स्थायी गैस चैम्बर की तुलना में कम प्रभावी थी, लेकिन फिर भी इसे हत्याओं को तेज करने के लिए एक पूरक तरीके के रूप में अपनाया गया। लेकिन हत्याएं केवल गैस चैम्बर तक सीमित नहीं थीं।
स्टुटहोफ में फायरिंग स्क्वाड, गोली मारने वाली टुकड़ी के लिए एक विशेष क्षेत्र था जहां कैदियों को समूहों में मार दिया जाता था। भूख और बीमारियों से कमजोर हो चुके कैदियों को पहले से खोदी गई खाइयों के सामने खड़ा किया जाता था और उन पर करीब से गोलियां चला दी जाती थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई बार नाजियों ने कैदियों को आदेश दिया कि वे खुद ही इन कब्रों में कूद जाएं। उसके बाद उन्हें गोलियों से भून दिया जाता था ताकि उनके शव सीधे सामूहिक कब्र में गिरें। अन्य कैदियों को सिर के पिछले हिस्से में गोली मारकर मार दिया जाता था। इसके लिए एक बैरक को फांसी घर में बदल दिया गया था, जहां कैदियों को नाली के सामने घुटनों के बल बैठाया जाता था और एसएस अधिकारियों द्वारा उनकी खोपड़ी के निचले हिस्से में पिस्तौल से गोली मार दी जाती थी, जिससे सफाई आसान हो जाती थी। इसके अलावा शिविर में कैदियों की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या की जाती थी। विशेष रूप से वे कैदी जो काम करने के लिए बहुत कमजोर माने जाते थे, उन्हें डंडों, धातु की छड़ों और राइफल की बट से पीट पीट कर मार डाला जाता था। कुछ मामलों में गार्ड मनोरंजन के रूप में कैदियों को एक दूसरे को मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करते थे, जिससे उनमें से मजबूत को कमजोर पर हमला करना पड़ता था। ये क्रूरताएं न केवल एक हत्या का तरीका थीं, बल्कि पीड़ितों को उनकी मानवता से पूरी तरह वंचित करने और उनके मनोबल को कुचलने का भी एक साधन थी। आतंक की महिलाएं, स्टुटहोफ की गार्ड और उनकी क्रूरता का शासन। नाजी शासन ने अपनी दमन और विनाश प्रणाली में केवल पुरुषों को ही नहीं, बल्कि महिलाओं को भी भर्ती किया, जिन्होंने कंसंट्रेशन कैंपों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टुटहोफ में कई महिला गार्ड अपनी क्रूरता और अत्याचार के लिए कुख्यात हो गईं, जिससे वे कैदियों के लिए आतंक का प्रतीक बन गईं। इनमें से कई महिलाओं के पास युद्ध से पहले कोई सैन्य प्रशिक्षण या अनुभव नहीं था। फिर भी नाजी विचारधारा और सत्ता के प्रभाव में वे निर्दयी हत्यारों में बदल गईं। 1944 से, जब पूर्वी मोर्चे पर सैनिकों की तैनाती के कारण पुरुष कर्मियों की भारी कमी होने लगी, तब एसएस ने कंसंट्रेशन कैंपों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए डांजिग और आसपास के शहरों से महिलाओं की भर्ती तेज कर दी। इस भर्ती प्रक्रिया में केवल स्वयंसेवकों को ही नहीं, बल्कि बेरोजगार युवतियों और सरकारी उद्योगों में काम कर चुकी महिलाओं को भी जबरन बुलाया गया। कई शहरों में भर्ती कार्यालय स्थापित किए गए और नाजी प्रचार तंत्र के माध्यम से महिलाओं को युद्ध प्रयासों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें उन्हें न केवल शस्त्र कारखानों और कृषि कार्यों में, बल्कि राइख के दमनकारी तंत्र का हिस्सा बनने का भी आह्वान किया गया। प्रचार पोस्टरों, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों और पार्टी बैठकों में दिए गए भाषणों के माध्यम से महिलाओं से मजबूत और समर्पित बनने का आह्वान किया गया, ताकि वे इस निर्णायक क्षण में अपने देश की मदद कर सकें। कई महिलाओं ने इस प्रस्ताव को गरीबी से बचने, भोजन की बेहतर आपूर्ति प्राप्त करने और युद्धकालीन अनिश्चितता के बीच एक सुरक्षित नौकरी पाने के अवसर के रूप में देखा। विशेष रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि की कम शिक्षित महिलाएं इस बात से आकर्षित हुईं कि उन्हें एक स्थिर वेतन और कैंप में आवास मिलेगा, जिससे वे अपने अस्थिर पारिवारिक जीवन की तुलना में अधिक संरचित जीवन पा सकेंगी। इनमें से कई महिलाओं के पास पहले कभी सत्ता नहीं थी, लेकिन अब उन्हें असहाय कैदियों पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया, जिससे उनकी मानसिकता और व्यवहार में भारी बदलाव आया। हालांकि कुछ महिलाओं ने आर्थिक जरूरतों के कारण इस व्यवस्था में प्रवेश किया, अन्य इसे वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण अपनाने के लिए तैयार थीं। युवावस्था से ही उन्हें बुंडडॉयचर मेडेल, बीडीएम, नाजी पार्टी की महिला युवा शाखा के माध्यम से अनुशासन, आज्ञाकारिता और हिटलर के प्रति अटूट निष्ठा सिखाई गई थी। जब वे कैंपों में पहुंची तो पहले से ही नस्लीय श्रेष्ठता और राइख के शत्रुओं के उन्मूलन की आवश्यकता के विचारों से प्रभावित थीं। यहां उनकी इन धारणाओं को न केवल स्वीकार किया गया, बल्कि बढ़ावा भी दिया गया। जो महिलाएं अधिक क्रूरता दिखाती थीं, उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नत किया जाता था। उन्हें सिखाया गया कि कैदी लोग नहीं, बल्कि अपराधी तत्व हैं, जिनका अस्तित्व जर्मनी के भविष्य के लिए खतरा था। इन महिला गार्डों का प्रशिक्षण संक्षिप्त लेकिन कठोर था। उन्हें अनुशासन, कैदियों के नियंत्रण, दंड की विधियां और कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से गुजारा गया, ताकि वे बिना किसी झिझक के आदेशों का पालन कर सकें। उनसे एसएस पदानुक्रम में अपने पुरुष वरिष्ठों की पूर्ण आज्ञाकारिता की अपेक्षा की जाती थी और यह सुनिश्चित किया जाता था कि वे बिना सवाल उठाए आदेशों का पालन करें। उन्हें हथियार चलाने, विद्रोह के संकेत पहचानने और बिना किसी दया के दंड देने का प्रशिक्षण दिया गया।
कई महिलाओं ने इस कठोरता को इतनी गंभीरता से अपनाया कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाओं से भी अधिक निर्दयी बन गईं। स्टुटहोफ कंसंट्रेशन कैंप की महिला गार्डों ने नाजी आतंक की मशीनरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें से 4 विशेष रूप से अपनी क्रूरता के लिए जानी गईं: जेनी वांडा बार्कमैन, गर्डा स्टाइनहोफ, एलिजाबेथ बेकर और वांडा क्लाफ। जेनी वांडा बार्कमैन का जन्म 30 मई 1922 को हैम्बर्ग में हुआ था। 1444 में वह स्टुटहोफ के महिला उपशिविर SK3 में सहायक गार्ड के रूप में शामिल हुईं, जहां उनकी युवावस्था और निर्दयता के कारण उन्हें सुंदर भूत कहा जाने लगा। बचे हुए कैदियों की गवाही के अनुसार वह कैदियों को तब तक कोड़ों से मारती थीं जब तक वे बेहोश न हो जाएं, और गैस चैम्बर में हत्याओं के दौरान एक पूर्णतः उदासीन रवैया रखती थीं। जब सोवियत सेना शिविर के करीब पहुंची तो बार्कमैन भागने की कोशिश में ग्दांस्क के रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गईं। उनके मुकदमे के दौरान उन्होंने एक लापरवाह रवैया अपनाया, हंसते हुए और अपने गार्डों के साथ फ्लर्ट करते हुए, जिससे उनके पूर्ण पश्चाताप विहीन स्वभाव की पुष्टि हुई। गर्डा स्टाइनहोफ का जन्म 29 जनवरी 1922 को डांजिग लैंगफुहर में हुआ था और उन्होंने पहले एक रसोइया के रूप में काम किया था। 1944 में उन्होंने नाजी भर्ती अभियान के जवाब में स्टुटहोफ में गार्ड के रूप में सेवा शुरू की। 1 अक्टूबर 1944 को उन्हें महिला उपशिविर SK3 की ब्लॉक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने गैस चैम्बर के लिए कैदियों के चयन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 31 अक्टूबर 1944 को उन्हें SS ऑबरोन फज़ेहरिन के पद पर पदोन्नत किया गया और डांजिग होल्म उपशिविर में तैनात किया गया। बाद में 1 दिसंबर 1944 को उन्हें ब्रॉम्बर्ग ऑस्ट बाइदगोज के महिला उपशिविर में स्थानांतरित कर दिया गया। तीसरे राइख के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के लिए उन्हें 25 जनवरी 1945 को आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। युद्ध के बाद 25 मई 1945 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके मुकदमे के दौरान उनकी कठोरता और हत्याओं में भूमिका के लिए पहचाना गया। एलिजाबेथ बेकर का जन्म 20 जुलाई 1923 को न्यूटाइच में हुआ था, जो उस समय डांजिग के स्वतंत्र शहर का हिस्सा था। 13 साल की उम्र में वह बुंड डॉयचर मेडेल BDM नाजी पार्टी की महिला युवा शाखा में शामिल हो गईं और 1938 में डांजिग में एक ट्राम चालक के रूप में काम करने लगीं। 1944 में SS ने उन्हें भर्ती किया और 5 सितंबर 1944 को वह स्टुटहोफ पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं और बच्चों को गैस चैम्बर में भेजने के लिए चयन किया और कैदियों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया। 15 जनवरी 1945 को वह शिविर से भागकर न्यूटाइच में अपने घर लौट गईं, लेकिन 13 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वांडा क्लाफ, जिनका जन्म 6 मार्च 1922 को डांजिग में वांडा कलासिंस्का के रूप में हुआ था, ने शादी से पहले एक जैम फैक्ट्री में काम किया था। 1942 में विवाह के बाद वह गृहिणी बन गईं। 1944 में उन्होंने प्राउस्ट के स्टुटहोफ उपशिविर में गार्ड के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने कई महिला कैदियों के खिलाफ अत्याचार किए। 5 अक्टूबर 1944 को उन्हें रुसोशिन उपशिविर में स्थानांतरित किया गया, जहां उन्होंने अपने सैडिस्टिक क्रूर व्यवहार को जारी रखा। 1945 की शुरुआत में वह शिविर से भाग गईं, लेकिन 11 जून को टाइफस से पीड़ित अवस्था में गिरफ्तार कर ली गईं। अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उन्हें शिविर में अपने काम से आनंद मिलता था। इन सभी महिलाओं को मृत्यु की सजा सुनाई गई और 4 जुलाई 1946 को ग्दांस्क के पास बिस्कुपिया गोरका पहाड़ी पर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। बचे हुए कैदियों की गवाही में बताया गया है कि इन गार्डों द्वारा किए गए दंड अक्सर बिना किसी कारण के क्रूरता से दिए जाते थे, कई बार सिर्फ इसलिए कि ड्यूटी पर तैनात गार्ड का ऐसा करने का मन करता था। यातनाओं के तरीकों में लंबे समय तक पिटाई से लेकर मानसिक प्रताड़ना तक शामिल थे, जिन्हें कैदियों की आत्मा तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। सबसे भयावह यातनाओं में से एक बर्फीली पिंजरे की सजा थी। कैदियों, विशेष रूप से महिलाओं, को नंगा कर दिया जाता था और उन्हें शिविर के प्रांगण में घंटों तक कठोर सर्दी में खड़ा रहने के लिए मजबूर किया जाता था। कड़ाके की ठंड में जब तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता था तो उन पर बर्फ जमने लगती थी। यदि वे खुद को बचाने के लिए अपने हाथों से शरीर ढकने की कोशिश करते तो गार्ड उन्हें पीटते या उन पर बर्फीला पानी डाल देते, जिससे हाइपोथर्मिया, अत्यधिक ठंड से शरीर का ठंडा हो जाना,
कि प्रक्रिया तेज हो जाती। कुछ कैदी सहन नहीं कर पाते और गिर जाते, जबकि अन्य अभी भी होश में अपने आसपास के लोगों को एक एक करके बर्फीली मूर्तियों में बदलते देखते। इस सजा को लागू करने में सबसे अधिक निर्दयी गार्ड जेनी वांडा बार्कमैन थी, लेकिन इन गार्डों की क्रूरता केवल शारीरिक यातनाओं तक सीमित नहीं थी। मानसिक और भावनात्मक अपमान भी एक अत्यंत प्रभावी हथियार था। कई बार महिला कैदियों को अपमानजनक और निरर्थक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था, केवल गार्डों के मनोरंजन के लिए। कुछ बचे हुए लोगों ने बताया कि कैसे गार्ड कैदियों को एक दूसरे से लड़ने, खुद को पीटने या मौत की धमकी के तहत अजीब नृत्य करने के लिए मजबूर करते थे। सबसे क्रूर तरीकों में से एक कैदियों को अपने ही मृत साथियों के शव उठाने और घंटों तक ढोने के लिए मजबूर करना था, बिना रोने या थकने की अनुमति के। यदि कोई थक कर गिर जाता तो उसे मौके पर ही गोली मार दी जाती। एलिजाबेथ बेकर, स्टुटथोफ की सबसे कुख्यात गार्डों में से एक, ने विशेष रूप से कमजोर कैदियों के प्रति क्रूरता दिखाई। कहा जाता है कि उन्हें बीमार या बहुत कमजोर कैदियों को मौत के घाट उतारने में आनंद आता था। वह उन्हें फांसी देने के लिए एक कतार में खड़ा कराती और लकड़ी के डंडे से उन्हें चुनती थी। जिनका चयन किया जाता उन्हें एक बैरक में ले जाया जाता, जहां या तो उन्हें सिर में गोली मार दी जाती या अन्य कैदियों को मजबूर किया जाता कि वे उन्हें पीट पीट कर मार डालें। कुछ मामलों में इन गार्डों को हत्या करने के लिए किसी बहाने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। वांडा क्लाफ, जिन्हें उनके अहंकारी व्यवहार के लिए जाना जाता था, विशेष रूप से कोड़े के इस्तेमाल में कुख्यात थीं। कई कैदी उन्हें सिर्फ एक नजर से पहचानते थे और जानते थे कि वह जिस व्यक्ति को देख लेंगी वह उस दिन जिंदा नहीं बचेगा। उनकी विशेषता थी कैदियों को तब तक पीटना जब तक वे बेहोश न हो जाएं और फिर उन्हें मृतकों के ढेर में फेंक देना, जहां वे धीरे धीरे दम घुटने या आंतरिक रक्तस्राव से मर जाते थे। इन गार्डों की क्रूरता केवल हिंसा तक सीमित नहीं थी, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग की चरम हदें पार कर गई थीं। गर्डा स्टाइनहोफ, जो स्टुटथोफ में पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नत हुई थी, को कैदियों की कमजोरी को पहचानने में विशेष रूप से कुशल माना जाता था। जो लोग कमजोर या थके हुए लगते थे, उन्हें वह अमानवीय परीक्षणों के लिए मजबूर करती, जैसे घंटों तक भारी सीमेंट की बोरियां उठाना या बड़े गड्ढे खोदना, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें तुरंत मारकर वहीं दफना दिया जाए। लेकिन सबसे डरावने घटनाओं में से एक था आक्रमणकारी कुत्तों का उपयोग, जिनसे कैदियों को टुकड़े टुकड़े करवा दिया जाता था। उच्च पदों पर तैनात कुछ महिला गार्ड विशेष रूप से इन कुत्तों को प्रशिक्षित करती थीं, ताकि वे किसी भी अवज्ञा के संकेत पर कैदियों पर हमला करें। इन जानवरों को आक्रामक बनाने के लिए विशेष आहार दिया जाता था और वे आमतौर पर शिकार के गले या चेहरे पर वार करते थे। कई गवाहों ने बताया कि कैसे कैदियों को जिंदा नोचकर मार डाला जाता था, जबकि गार्ड ये सब संतोष के साथ देखती थीं। स्टुटथोफ के मुकदमे, राइख की छायाओं का शिकार और दंड। नाजी तृतीय राइख के पतन और कंसंट्रेशन कैंपों की मुक्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सीधे प्रभावित देशों को न्याय प्रदान करने की भारी चुनौती का सामना करना पड़ा। पोलैंड में, जहां स्टुटथोफ कैंप स्थापित था, अधिकारियों ने इस स्थान पर किए गए अत्याचारों के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए कई कानूनी कार्यवाही शुरू की। यह केवल न्याय का कार्य नहीं था, बल्कि अपराधों की भयावहता को दर्ज करने और उजागर करने का भी एक प्रयास था। 1946 में ग्दांस्क में शुरू हुए ये मुकदमे जवाबदेही की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम थे, क्योंकि इनमें न केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, बल्कि महिला गार्डों पर भी, यह साबित करते हुए कि शिविरों में की गई बर्बरता केवल पुरुषों तक सीमित नहीं थी। न्याय का सिद्धांत यह था कि जो कोई भी नाजी विनाश मशीनरी का हिस्सा था, चाहे वह किसी भी पद या लिंग का हो, उसे अपने कृत्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी। मई 1945 में शिविर की मुक्ति के तुरंत बाद आरोपियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। नाजी शासन के पतन और क्षेत्र में सोवियत सेनाओं की त्वरित घेराबंदी ने कई अपराधियों के सुरक्षित स्थानों पर भागने की संभावनाओं को सीमित कर दिया। कुछ अधिकारियों ने पश्चिम की ओर भागने की कोशिश की, ताकि वे सोवियत या पोलिश न्याय के बजाय पश्चिमी मित्र देशों की सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर सकें, लेकिन अधिकांश असफल रहे। अन्य लोगों ने अपने नाम बदलकर और पहचान से जुड़े दस्तावेज नष्ट कर छोटे गांवों या बड़े शहरों में छिपने का प्रयास किया। हालांकि कुछ विशेष रूप से कुख्यात व्यक्तियों, विशेष रूप से निर्दयी महिला गार्डों की पहचान छिपाना मुश्किल था।
स्टुटथॉफ में हुए अत्याचारों से अवगत स्थानीय नागरिकों ने जल्द ही नई सरकार को सूचनाएं दी, जिससे कई दोषियों को कुछ ही हफ्तों या महीनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूरमबर्ग के मुकदमों के विपरीत, जो मुख्य रूप से नाजी जर्मनी के राजनीतिक और सैन्य नेताओं पर केंद्रित थे, ग्दांस्क में हुए मुकदमों ने अपेक्षाकृत निचले स्तर के पर्यवेक्षकों को भी कटघरे में खड़ा किया। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने नाजी नरसंहार मशीनरी में व्यक्तिगत जिम्मेदारी की अवधारणा को और स्पष्ट किया। स्टुटथॉफ में केवल आदेश देने वाले एसएस अधिकारी ही नहीं, बल्कि वे गार्ड भी अभियोजन का सामना कर रहे थे, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से कैदियों के खिलाफ हिंसा को अंजाम दिया और उनके उत्पीड़न में सक्रिय भूमिका निभाई। इनमें महिला गार्ड भी शामिल थीं, जो युद्धोत्तर अदालतों में एक असामान्य परिघटना थी, क्योंकि भले ही कई महिलाएं कंसंट्रेशन कैंपों में काम कर रही थीं, लेकिन उनमें से बहुत कम को उस समय तक न्याय के कटघरे में खड़ा किया गया था। 25 अप्रैल से 31 मई 1946 के बीच चले मुकदमे के दौरान बचे हुए पीड़ितों ने दर्दनाक गवाही दी, जिसमें उन्होंने शिविर में हुए अत्यधिक क्रूर अत्याचारों का विवरण दिया। इनमें मनमाने ढंग से किए गए हत्याओं, संगठित यातनाओं और बड़े पैमाने पर किए गए नरसंहारों के प्रमाण शामिल थे, जिन्हें गैस चैम्बरों और शिविर के आसपास के जंगलों में अंजाम दिया गया था। गवाहों ने बताया कि कैसे कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया था और शिविर के कर्मियों द्वारा शारीरिक और मानसिक यातनाओं का शिकार बनाया गया था। इस न्यायिक प्रक्रिया का नेतृत्व पोलिश और सोवियत अधिकारियों ने किया, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने का दृढ़ संकल्प दिखाया कि न्यायिक दंड कठोर और अनुकरणीय हो। 15 अभियुक्तों में से 11 को मौत की सजा सुनाई गई, जिनमें एसएस ओबरशारफ्यूरर जोहान पॉल्स और महिला गार्ड जेनी वांडा बार्कमैन, एलिजाबेथ बेकर, वांडा क्लाफ, ईवा पैराडाइज और गर्डा स्टाइनहोफ शामिल थीं। 4 जुलाई 1946 को ग्दांस्क के पास बिस्कुपिया गोरका पहाड़ी पर इन सभी को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, जिसे हजारों लोगों ने देखा। स्टुटथॉफ मुकदमों के दौरान अभियुक्तों की प्रतिक्रियाओं ने अलग अलग व्यवहारों को उजागर किया, जो पश्चाताप से लेकर चुनौतीपूर्ण इनकार तक फैले हुए थे। कुछ ने अपने अपराधों के लिए पछतावा या अपनी नियति को लेकर भय व्यक्त किया, जबकि अन्य ने अपने अपराधों की गंभीरता को कम करने की कोशिश की या अपनी हरकतों को उच्च अधिकारियों के आदेशों के पालन के रूप में सही ठहराया। सबसे प्रमुख अभियुक्तों में से एक थी जेनी वांडा बार्कमैन। मुकदमे के दौरान उसने पूरी प्रक्रिया को हल्के में लिया, बार बार हंसती रही और अपने गार्डों के साथ छेड़खानी करती दिखी। यह व्यवहार उसकी ओर से किसी भी तरह के पश्चाताप की कमी और उसके अपराधों की जिम्मेदारी से इनकार के रूप में देखा गया। एक अन्य मामला इरम गार्ड फुर्चनर का था, जिन्होंने स्टुटथॉफ में सचिव के रूप में काम किया था और 2021 में उन पर 11,000 से अधिक हत्याओं में सहयोग करने का आरोप लगाया गया। अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने अपनी संलिप्तता से इनकार किया, यह तर्क देते हुए कि उनका प्रशासनिक कार्य सीधे नरसंहार में शामिल नहीं था। हालांकि अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि वह कैंप के संचालन से संबंधित दस्तावेजों और पत्राचार को संभाल रही थीं, इसलिए उन्हें पूरी तरह से पता था कि शिविर में क्या हो रहा था। इस तरह की अस्वीकृति और आत्मौचित्य ने दिखाया कि कैसे कुछ अभियुक्तों ने अपने कार्यों से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि वे केवल अपने कार्यों के तकनीकी पहलुओं का पालन कर रहे थे। मुकदमों के दौरान प्रस्तुत की गई गवाही अभियुक्तों की निर्ममता की भयावहता को उजागर करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। बचे हुए लोगों ने उन घटनाओं का वर्णन किया जो केवल आदेशों का पालन करने से आगे बढ़कर व्यक्तिगत रूप से सत्ता और पूर्ण नियंत्रण की भूख से प्रेरित थीं। यह स्पष्ट हो गया कि स्टुटथॉफ में न केवल कठोर आज्ञाकारिता का शासन था, बल्कि कुछ व्यक्ति अपने पीड़ितों पर पूर्ण शक्ति का आनंद भी लेते थे। 4 जुलाई 1946 को बिस्कुपिया गोरका की पहाड़ी पर स्टुटथॉफ मुकदमे के पहले दौर में दी गई फांसी की सजा को सार्वजनिक रूप से लागू किया गया। अन्य युद्धोत्तर फांसी की तरह यह निष्पादन जनता के सामने किया गया, जिसने न्याय को प्रत्यक्ष रूप से देखने की इच्छा व्यक्त की थी। इस निर्णय ने नाजी कब्जे के दौरान पीड़ित लोगों की गहरी न्यायिक मांग को दर्शाया और यह एक ऐसा क्षण बना जिसने युद्ध के दौरान सहन किए गए अत्याचारों के लिए प्रतिशोध की भावना को पूरा किया। हालांकि इन फांसियों की सार्वजनिक प्रकृति ने पर्यवेक्षकों और अधिकारियों के बीच बहस को जन्म दिया। कुछ लोगों का मानना था कि ये कार्रवाइयां जनता की मांग को पूरा करने और भविष्य में होने वाले अपराधों के खिलाफ
चेतावनी देने के लिए आवश्यक थीं, जबकि अन्य तर्क देते थे कि इस तरह के सार्वजनिक प्रदर्शन समाज को अमानवीय बना सकते हैं और न्याय को सार्वजनिक प्रतिशोध का रूप दे सकते हैं। पोलिश अधिकारियों ने इन फांसियों के दौरान भीड़ की प्रतिक्रियाओं और व्यवहार को देखते हुए सार्वजनिक निष्पादन की प्रभावशीलता और नैतिकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप पोलैंड में भविष्य में सार्वजनिक फांसियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया और इन कार्यवाहियों को अधिक निजी और नियंत्रित वातावरण में स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनी रहे और किसी भी संभावित सार्वजनिक अराजकता को रोका जा सके। इन मुकदमों की कठोरता के बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि क्या न्याय पर्याप्त रूप से प्रदान किया गया। यद्यपि पकड़े गए प्रमुख अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दंडित किया गया, कई अन्य, जिनमें उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल थे, भागने में सफल रहे या उन्हें कभी भी अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा मुकदमों की तीव्र गति ने इस संदेह को जन्म दिया कि क्या प्रत्येक मामले की गहराई से जांच की गई थी या क्या कुछ सजाएं उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता के कारण दी गई थीं, बजाय ठोस सबूतों के आधार पर। फिर भी यह निर्विवाद है कि ग्दांस्क में स्टुटथोफ मुकदमों ने युद्धोत्तर न्याय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, यह दर्शाते हुए कि निचले स्तर की शख्सियतों द्वारा किए गए अपराध भी दंड से मुक्त नहीं रहेंगे। 4 जुलाई 1946 बिस्कुपिया गुर्का की फांसी और अंतिम न्याय। 4 जुलाई 1946 को ग्दांस्क की बिस्कुपिया गुर्का पहाड़ी एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक फांसी का दृश्य बनी, जिसने स्टुटथोफ एकाग्रता शिविर में किए गए अत्याचारों के बाद न्याय की खोज में एक ऐतिहासिक मोड़ को चिह्नित किया। बिस्कुपिया गुर्का में 4 जुलाई 1946 की सार्वजनिक फांसी के लिए तैयारियां सावधानीपूर्वक की गईं, ताकि इस घटना की प्रभावशीलता और उसके सामुदायिक प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके। फांसी के लिए बनाए गए तख्तों को मजबूत और टिकाऊ बनाया गया था, ताकि एक साथ कई दंडात्मक कार्यवाहियों को अंजाम दिया जा सके। इन्हें पहाड़ी के एक खुले और ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, ताकि हजारों दर्शकों को इस घटना को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिले। बिस्कुपिया गुर्का को फांसी स्थल के रूप में चुनना संयोग नहीं था। ऐतिहासिक रूप से इस पहाड़ी को रणनीतिक महत्व प्राप्त था, क्योंकि यह मुख्य शहर के करीब थी और इसकी प्राकृतिक ऊंचाई इसे एक महत्वपूर्ण अवलोकन बिंदु बनाती थी। 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति के कारण यहां किलेबंदी की गई थी। इसके अलावा पोलैंड के विभाजन के बाद नवंबर विद्रोह के दौरान पोलिश विद्रोहियों को प्रशिया शासन के तहत इन्हीं किलेबंदियों में कैद किया गया था। इस स्थान को फांसी के लिए चुनने से न केवल भीड़ को नियंत्रित करना आसान हुआ, बल्कि इस घटना को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी मिला, जिससे यह समुदाय के लिए और भी अधिक प्रतीकात्मक बन गया। इस कार्यक्रम की लॉजिस्टिक्स स्थानीय अधिकारियों और सुरक्षा बलों के बीच करीबी समन्वय की मांग करती थी। पहाड़ी की ओर जाने वाले लोगों की भीड़ को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करने के लिए विशेष मार्ग और सुरक्षा जांच बिंदु बनाए गए थे, ताकि अव्यवस्था को रोका जा सके। इसके अलावा किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा और आपातकालीन इकाइयां भी तैनात की गई थीं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू जनमानस पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव था। इस सार्वजनिक आयोजन के माध्यम से प्रशासन केवल दोषियों को दंडित करने का उद्देश्य नहीं रखता था, बल्कि समुदाय को न्याय की भावना और युद्धकालीन अत्याचारों के खिलाफ एक सामूहिक बंद का अनुभव भी कराना चाहता था। इस कारण फांसी के तख्तों को ऐसे स्थान पर रखा गया जिससे अधिक से अधिक लोग इस घटना को देख सकें और इसे अपने इतिहास का एक महत्वपूर्ण सबक बना सकें। दोषियों में जेनी वांडा बार्कमैन, गेर्डा स्टीनहोफ, एलिजाबेथ बेकर, वांडा क्लाफ और ईवा पैराडीज जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल थीं। इन सभी को अप्रैल और मई में शामिल किया गया था। 1946 में हुए स्टुटथोफ परीक्षणों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। फांसी स्थल पर उनकी उपस्थिति इस कानूनी प्रक्रिया की परिणति थी जो उन लोगों को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास थी जिन्होंने नाजी शासन के तहत अपने पदों का उपयोग करके चरम क्रूरता के कृत्य किए थे। इस घटना ने अनुमानित 2 लाख लोगों की भीड़ को आकर्षित किया, जो इस बात को दर्शाता है कि युद्ध और नाजी अत्याचारों से त्रस्त समाज में न्याय के लिए गहरी प्यास थी। पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस पहाड़ी पर एकत्र हुए, कुछ व्यक्तिगत घावों को भरने की उम्मीद में, तो कुछ न्याय के इस बहुप्रतीक्षित क्षण के साक्षी बनने के लिए।
माहौल भारी था। एक ओर चुप्पी और गहरी प्रतीक्षा, तो दूसरी ओर सहमति की फुसफुसाहट और कई बार दबी हुई नाराजगी। इस विशाल भीड़ ने केवल न्याय की इच्छा ही नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से उन अपराधियों को दंडित होते देखने की आवश्यकता को भी दर्शाया। फांसी के लिए चुना गया तरीका शॉर्ट ड्रॉप पद्धति थी, जिसमें गर्दन टूटने के बजाय धीरे धीरे दम घुटने से मौत होती है। यह प्रक्रिया जानबूझकर चुनी गई थी ताकि दोषियों की पीड़ा को बढ़ाया जा सके, जिससे उनके अपराधों की गंभीरता को उजागर किया जा सके। इस पद्धति के प्रभाव स्पष्ट और भयावह थे। निष्पादित व्यक्तियों के शरीर तड़पते रहे, उनके चेहरे विकृत हो गए और वे अंतिम सांस के लिए संघर्ष करते रहे। प्रत्येक फांसी को अलग अलग अंजाम दिया गया ताकि भीड़ इस दृश्य को पूरी तरह से आत्मसात कर सके। इस पद्धति को अपनाने से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकारी दोषियों को ऐसा दंड देना चाहते थे जो उनके कृत्यों की क्रूरता के अनुरूप हो। इस घटना पर जनता की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। कुछ लोगों ने इसे अपराधियों को उनके अपराधों का उचित दंड मिलने के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इस अत्यधिक कठोर दंड पर असहजता या घृणा व्यक्त की। कुछ ने इसे हिंसा के बदले हिंसा की नीति के रूप में भी देखा और इसकी नैतिकता पर प्रश्न उठाए। उस समय के गवाहों के बयान इस दोहरे दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। कुछ ने राहत महसूस की, जबकि कुछ ने इस प्रक्रिया की नैतिक जटिलताओं पर विचार किया। यह आयोजन न केवल दोषियों को दंडित करने के लिए किया गया था, बल्कि यह एक सामूहिक स्मरणोत्सव भी था जिसने मानव जाति पर हुई भयावहता की कीमत और न्याय की आवश्यकता को उजागर किया। 4 जुलाई 1946 को बिस्कुपिया गोरका पर हुई यह सामूहिक फांसी इतिहास में न्यायिक प्रतिशोध और युद्ध के पीड़ितों के सामूहिक दुहक के प्रतीक के रूप में अंकित है। यह घटना उस समाज की दृढ़ता को दर्शाती है जिसने अपने अतीत का सामना किया और यह सुनिश्चित किया कि ऐसे अत्याचार न केवल दंडित हों, बल्कि भविष्य में दोहराए भी न जाएं। स्टुटथोफ की मृत्यु यात्रा, अभिशप्तों का पलायन। 1945 की सर्दियों के आगमन ने तीसरे राइख के आसन्न पतन की घोषणा कर दी। पूर्व से रेड आर्मी के बढ़ते दबाव और पश्चिम से मित्र देशों की सेनाओं की बढ़ती घेराबंदी के बीच नाजी जर्मनी एक निराशाजनक पीछे हटने की स्थिति में था। इसी संदर्भ में स्टुटथोफ एकाग्रता शिविर को खाली करने का आदेश केवल सोवियत सेना द्वारा कैदियों की मुक्ति को रोकने के लिए नहीं, बल्कि नरसंहार के सबूतों को मिटाने के लिए भी दिया गया था। यह निर्देश नाजी शासन के उच्चतम स्तर से आया था। कैदी जीवित अवस्था में शत्रु के हाथों नहीं पड़ने चाहिए। 1944 के अंत से ही स्टुटथोफ के कमांडरों को पता था कि उनका शिविर नष्ट होने वाला है। पूर्वी प्रशिया में सोवियत आक्रमण ने जर्मन रक्षा रेखाओं को तोड़ दिया था और आपूर्ति मार्ग बिखरने लगे थे। समय की तीव्रता को समझते हुए स्टुटथोफ के अंतिम कमांडर पॉल वर्नर होप्पे को अधिकांश कैदियों को निकालने और सभी नरसंहार मशीनरी के निशानों को नष्ट करने के स्पष्ट आदेश मिले। यह निर्देश अत्यंत कठोर थे। जो कैदी बीमार या कमजोर थे और मार्च नहीं कर सकते थे, उन्हें मौके पर ही मार दिया जाएगा, जबकि बाकी को पश्चिम की ओर जबरन यात्रा पर भेजा जाएगा, चाहे मौसम की स्थिति कैसी भी हो या वे शारीरिक रूप से कितने भी कमजोर हों। 25 जनवरी 1945 को एसएस ने शिविर को खाली करने की प्रक्रिया शुरू की। उस समय स्टुटथोफ में 50,000 से अधिक कैदी थे, लेकिन केवल 30,000 को मार्च के लिए उपयुक्त माना गया। जो लोग चलने में असमर्थ थे, उन्हें या तो वहीं छोड़ दिया गया या मौके पर ही गोली मार दी गई। यहां दया के लिए कोई जगह नहीं थी, न ही करुणा का कोई अवसर। महीनों या वर्षों की भूख, बीमारियों और कठोर श्रम से कमजोर हुए कैदी जबरन एकजुट किए गए और बर्फ से ढके पोमेरेनिया और पूर्वी प्रशिया के मार्गों पर तेज कदमों से मार्च करने को मजबूर किया गया। इनमें से कुछ के पास जूते तक नहीं थे, जबकि अन्य केवल फटे पुराने कपड़ों में थे, जो उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। तापमान -10 से -20 डिग्री सेल्सियस के बीच था और जमीन पर एक निर्मम बर्फीली परत फैली हुई थी। नाजी अधिकारियों को अच्छी तरह से पता था कि मार्च के दौरान अधिकांश कैदी मर जाएंगे। वास्तव में यही इस निकासी का असली उद्देश्य था। यह केवल एक स्थानांतरण नहीं था, बल्कि एक विलंबित निष्पादन था। गार्डों को आदेश दिया गया था कि जो कोई भी पीछे छूट जाए या थकान के लक्षण दिखाए, उसे गोली मार दी जाए। आसपास के गांवों के निवासियों को कैदियों को भोजन या शरण देने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, और यदि कोई नागरिक ऐसा करते हुए पकड़ा जाता तो उसे मौत की सजा दी जाती।
कई मामलों में कैदियों को खुले खेतों या सड़कों के किनारे सोने के लिए मजबूर किया जाता था, जहां सुबह से पहले ही ठंड कमजोर लोगों की जान ले लेती थी। कैदियों की लंबी कतारें बर्फीले परिदृश्य में धीरे धीरे आगे बढ़ती रहीं, जहां केवल हवा और उनके कदमों से कुचलती बर्फ की आवाज सुनाई देती थी। आदेश स्पष्ट थे, बिना रुके चलना होगा, चाहे तुम कितने भी कमजोर क्यों ना हो। जो लोग ठंड या थकावट से गिर जाते थे, उन्हें वहीं गोली मार दी जाती थी। खाने के लिए कोई ठहराव नहीं था, किसी भी प्रकार के लंबे आराम की अनुमति नहीं थी, और यदि कोई समूह से अलग होने की कोशिश करता तो उसे तुरंत मौत की सजा दी जाती। ठंड के अलावा भूख भी यातना का एक बड़ा कारण था। कई दिनों तक भोजन न मिलने के कारण कुछ कैदी बर्फ खाने की कोशिश करते, लेकिन इससे उनके पेट की ठंड और कमजोरी बढ़ जाती। सबसे ज्यादा हताश लोग जड़ों या लकड़ी के टुकड़ों को चबाने की कोशिश करते ताकि खाने का भ्रम बनाए रख सकें। निरंतर और सार्वजनिक निष्पादन इस यात्रा का हिस्सा थे। अगर कोई गिरता तो उसे बिना किसी चेतावनी के वहीं गोली मार दी जाती। नाजी गार्ड बिना किसी झिझक के गोली चलाते थे, शवों को बर्फ में छोड़ देते ताकि दूसरों के लिए यह चेतावनी बन सके। यात्रा कभी नहीं रुकती थी, भले ही मरने वाले लोग तड़पते हुए रास्ते में पड़े होते। कई बार गार्डों ने निष्पादन को एक मनोरंजन की तरह लिया। वे जानबूझकर पीछे छूटने वालों के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर गोली मारते, उनके दर्द को बढ़ाने के लिए, और फिर उन्हें मार डालते। कुछ बचे लोगों के बयान पूरी तरह से भयावह तस्वीर पेश करते हैं। एक कैदी ने बताया कि एक बेहद ठंडी रात में गार्डों ने कुछ कैदियों को एक दूसरे के करीब आने और गर्मी साझा करने का आदेश दिया। फिर अचानक उन पर गोलियां बरसा दीं, जिससे उनकी लाशें बर्फ में ढेर हो गईं। दूसरी गवाही में कहा गया कि कभी कभी गार्ड खुद आगे बढ़ने से थक जाते थे, इसलिए वे कैदियों को बर्फ में अपनी कब्र खोदने का आदेश देते और फिर उन्हें सामूहिक रूप से गोली मार दी जाती थी। ये घटनाएं अपवाद नहीं थीं, बल्कि एक संगठित और सुनियोजित नरसंहार रणनीति का हिस्सा थी। जो कैदी किसी तरह इस बर्बर मार्च से बच गए, वे अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचकर किसी भी राहत को महसूस नहीं कर सके। उनमें से कई को बाल्टिक सागर के तट पर भेज दिया गया, जहां एसएस ने व्यवस्थित हत्याकांड किए। ठंडी समुद्री रेत और टीलों पर कैदियों के समूहों को अपने हाथों से कब्र खोदने के लिए मजबूर किया जाता था। जो कमजोर थे और तेजी से खुदाई नहीं कर सकते थे, उन्हें पीटा या वहीं गोली मार दी जाती थी। एक बार गड्ढे तैयार हो जाने के बाद नाजियों ने कैदियों को किनारे पर खड़ा किया और उनकी पीठ पर गोली मार दी, जिससे उनके शरीर एक दूसरे पर गिरते गए। जो तुरंत नहीं मरते थे, उन्हें अगली पंक्ति के शवों के नीचे जिंदा दफना दिया जाता था, ताकि नरसंहार के साक्ष्य छिपाए जा सकें। अन्य कैदियों के लिए मृत्यु और भी क्रूर और निर्मम रूप में आई। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं तेजी से नजदीक आ रही थीं। ये जानते हुए नाजियों ने कैदियों के बड़े समूहों से छुटकारा पाने के लिए एक तेज और प्रभावी तरीका खोज निकाला: समुद्र में हत्या। हजारों निर्वासित कैदियों को पास के बंदरगाहों तक ले जाया गया और उन्हें झूठे निकासी इवैक्यूएशन के वादे के तहत जहाजों पर चढ़ने के लिए मजबूर किया गया। कमजोर और बिना किसी अन्य विकल्प के कैदियों को मालवाहक जहाजों और नावों की तंग कोठरियों में ठूंस दिया गया, जहां न भोजन था, न हवा, और न ही जीवित रहने की कोई गुंजाइश। जैसे ही जहाज समुद्र में उतरे, नाजी चालक दल ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और कुछ मामलों में जहाजों के तल को जानबूझकर नष्ट कर दिया ताकि वे तेजी से डूब जाएं। कुछ ही मिनटों में जहाज पानी में समाने लगे और सैकड़ों कैदी उनके अंदर ही फंस गए। कुछ ने बचने की कोशिश की, लेकिन बर्फीले बाल्टिक सागर में उनके लिए कोई आश्रय नहीं था। जो लोग जहाज की कोठरियों से निकलने में सफल भी हुए, वे या तो ठंड से जम गए या किनारे तक पहुंचने से पहले ही डूब गए। बचे हुए लोगों की गवाही इन घटनाओं की भयावहता को दर्शाती है। कुछ मामलों में जो कैदी अभी भी जहाज के डेक पर थे, उन्हें संगीन की नोक पर समुद्र में कूदने के लिए मजबूर किया गया, जबकि नाजी सैनिक भावशून्य होकर देखते रहे कि ठंड और लहरें अपना काम कर रही हैं। अन्य विवरण बताते हैं कि कई मौकों पर गार्डों ने पानी में संघर्ष कर रहे कैदियों पर गोलीबारी की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी गवाह जीवित न बचे। समुद्र में किए गए इन सामूहिक हत्याओं से पता चलता है कि नाजी मित्र राष्ट्रों के आगमन से पहले अपने अपराधों के सभी सबूत मिटाने के लिए कितने हताश थे। स्टुटहोफ से निकाले गए हजारों कैदियों में से केवल 15% से भी कम लोग मुक्ति तक जीवित रह पाए। जो लोग किसी तरह जिंदा बचने में सफल रहे,
वे अक्सर तीसरे राइख के पतन की अफरा तफरी का लाभ उठाकर जंगलों में छिप गए या उन स्थानीय लोगों द्वारा बचाए गए जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें शरण दी। कुछ अन्य कैदियों को सोवियत सेना द्वारा पाया गया जो नाजी शासन के अवशेषों पर बेरोक-टोक आगे बढ़ रही थी। लेकिन जो लोग जीवित बच भी गए उनके लिए मुक्ति का अर्थ पीड़ा का अंत नहीं था। कुपोषण, बीमारियां और मानसिक आघात उनके जीवन भर उनके साथ रहे। उनके लिए स्वतंत्रता बहुत देर से आई। स्टुटहोफ से निकासी के दौरान किए गए अत्याचारों के प्रमाण सोवियत सेना के क्षेत्र में प्रवेश करते ही उजागर होने लगे। जो दृश्य सामने आए वे पूरी तरह से विनाशकारी थे। बर्फ में जमी लाशों से भरे रास्ते, बाल्टिक सागर के किनारे सामूहिक हत्याओं के अवशेष और ऐसे कैदी जो इतनी बुरी हालत में थे कि वे अपनी आपबीती तक नहीं सुना सकते थे। सैन्य रिपोर्टों में दर्ज विवरण दिल दहला देने वाले थे। छिछले गड्ढों में ठूंसे गए शव, बर्फ पर जल्दबाजी में किए गए गोलीकांडों के निशान। कुछ बचे हुए कैदी अत्यंत नाजुक अवस्था में मिले। वे कुपोषण और बीमारी से इतने दुर्बल थे कि हिल भी नहीं सकते थे। उनके चेहरे पर केवल घोर निराशा और असीम पीड़ा के चिन्ह थे। जो सैनिक इन दृश्यों के साक्षी बने वे पूर्वी मोर्चे पर युद्ध की विभीषिका देखने के बावजूद स्टुटहोफ में हुए नरसंहार की क्रूरता से स्तब्ध रह गए। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और अन्य सहायता संगठनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर इन अपराधों का दस्तावेजीकरण करना शुरू किया। लापता कैदियों की विस्तृत सूचियां तैयार की गईं, बचे हुए लोगों के बयान दर्ज किए गए और हजारों पीड़ितों की मृत्यु के कारणों की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की गईं। इन दस्तावेजों ने स्टुटहोफ में नरसंहार के अंतिम चरण को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में हुए मुकदमों में निर्णायक सबूतों के रूप में काम किया। इन रिकॉर्डों की मदद से मृत्यु यात्राओं के मार्ग को भी पुनर्निर्मित किया गया और यह गणना की गई कि यात्रा के दौरान कितने कैदियों की हत्या कर दी गई या समुद्र में डुबो दिया गया। ठोस प्रमाण मिलने के बाद दोषियों को पकड़ना पोलिश और सोवियत अधिकारियों के लिए प्राथमिकता बन गया। शिविर के भीतर किए गए अपराधों की तुलना में स्टुटहोफ की निकासी एक स्पष्ट, योजनाबद्ध सामूहिक हत्या का मामला थी। नरसंहार के आदेश सीधे और स्पष्ट थे और मार्च और हत्याओं की निगरानी करने वाले अधिकारियों के पास यह तर्क देने का अवसर नहीं था कि वे केवल बर्लिन के आदेशों का पालन कर रहे थे। इस कारण कई उच्च स्तरीय अधिकारियों को पहचान लिया गया, गिरफ्तार किया गया और युद्ध के बाद के वर्षों में ग्दांस्क में मुकदमे का सामना करना पड़ा। अभियुक्तों में वे एसआईएस अधिकारी शामिल थे जिन्होंने मार्च का नेतृत्व किया था, कैदियों के परिवहन के प्रभारी अधिकारी और शिविर प्रशासन के सदस्य जिन्होंने निकासी की योजना बनाने में भाग लिया था। मुकदमों के दौरान बचे हुए लोगों की गवाही बेहद चौंकाने वाली थी। उन्होंने मार्च के दौरान गार्डों की क्रूरता, बर्फ में की गई मनमानी हत्याओं और समुद्र में कैदियों से छुटकारा पाने के लिए अपनाए गए निर्मम तरीकों का विस्तार से वर्णन किया। सोवियत सैनिकों द्वारा जुटाए गए सबूत और रेड क्रॉस द्वारा संकलित दस्तावेजों को अदालत में प्रस्तुत किया गया, जिससे नरसंहार की भयावहता स्पष्ट हो गई। मुकदमों का निर्णय स्पष्ट और कठोर था। यह साबित हुआ कि स्टुटहोफ से कैदियों को निकालना केवल एक सामरिक पुनर्स्थापन नहीं था, बल्कि एक अंतिम, जानबूझकर किया गया संहार था। इस निष्कर्ष ने मृत्यु यात्राओं को होलोकॉस्ट की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ऐतिहासिक मान्यता प्रदान की, यह दर्शाते हुए कि नाजी शासन ने युद्ध के अंतिम क्षणों तक अपनी पीड़ितों के संपूर्ण विनाश को प्राथमिकता दी। गिरफ्तार किए गए अपराधियों को त्वरित और कठोर न्याय दिया गया, कई को मृत्यु दंड दिया गया, जबकि अन्य को लंबी कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन उन हजारों पीड़ितों के लिए जो मार्च और समुद्र में हत्याओं के दौरान मारे गए, न्याय बहुत देर से आया। स्टुटहोफ की स्मृति, न्याय, विस्मरण और आतंक के निशान। स्टुटहोफ में की गई फांसियों की विरासत और उनके सामूहिक स्मृति पर प्रभाव दशकों से चिंतन और बहस का विषय रहा है। आज स्टुटहोफ और उसके अपराधियों की कहानी को विभिन्न माध्यमों से याद किया जाता है, जिनका उद्देश्य इस स्मृति को संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों को इन किए गए अत्याचारों के बारे में शिक्षित करना है। स्टुटहोफ एकाग्रता शिविर को अब एक संग्रहालय और स्मारक स्थल में बदल दिया गया है, जहां पीड़ितों और अपराधियों से जुड़े दस्तावेज, तस्वीरें और व्यक्तिगत वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं। यह स्थान होलोकॉस्ट की भयावहता की एक ठोस स्मृति के रूप में कार्य करता है और आगंतुकों को वहां व्याप्त अमानवीय परिस्थितियों की गहरी समझ प्रदान करता है। प्रदर्शनी और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से
यह संग्रहालय पीड़ितों की स्मृति को जीवित रखने और इतिहास से मिलने वाली सीखों पर विचार करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। एकाग्रता शिविरों में महिला प्रहरी की भूमिका, विशेष रूप से स्टुटथोफ में, शोध और बहस का एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। ये महिलाएं, जिन्होंने न केवल शिविरों की निगरानी में सक्रिय रूप से भाग लिया, बल्कि कई मामलों में दुर्व्यवहार और हत्या में भी संलिप्त रहीं, लिंग और हिंसा से जुड़ी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती हैं। ऐतिहासिक अध्ययनों में इन महिला प्रहरियों द्वारा की गई अत्यधिक क्रूरता के कई मामलों को दर्ज किया गया है, जिससे उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और नाजी शासन में सत्ता संरचना की जटिलता पर चर्चा हुई है। जेनी वांडा बार्कमैन, जिसे उसकी निर्दयता के कारण सुंदर प्रेत, द ब्यूटीफुल स्पेक्टर कहा जाता था, इस जटिलता का एक उदाहरण है। उसने स्टुटथोफ में कैदियों को गैस चैम्बर में भेजने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया था और मुकदमे के दौरान उसके व्यवहार ने उन महिलाओं की निर्ममता को उजागर किया जिन्होंने अत्याचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिस्कुपिया गूर्का, जहां स्टुटथोफ के युद्ध अपराधियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी, ऐतिहासिक न्याय के स्थल के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है। इस स्थान को फांसी के लिए चुनना कोई संयोग नहीं था। इसकी खुली दृश्यता और आसान पहुंच ने बड़ी भीड़ को इस घटना का साक्षी बनने की अनुमति दी, जिससे यह न्याय का सार्वजनिक प्रदर्शन और भविष्य में ऐसे अपराधों के लिए एक चेतावनी बन गया। आज बिस्कुपिया गूर्का एक स्मारक स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो युद्ध के अत्याचारों से गहरे प्रभावित समुदाय के लिए प्रतिशोध और न्याय का प्रतीक है। यह स्थान अतीत का सामना करने के महत्व की याद दिलाता है और यह सुनिश्चित करता है कि इतिहास से सीखे गए सबक भुलाए न जाएं। स्टुटथोफ की स्मृति और बिस्कुपिया गूर्का में हुई फांसियां, होलोकॉस्ट शिक्षा और मानवाधिकारों के संरक्षण में आज भी अत्यधिक प्रासंगिक बनी हुई हैं। इन स्थलों के संरक्षण और उनकी कहानियों के प्रसार के माध्यम से पीड़ितों को सम्मान देने और भविष्य की पीढ़ियों को अन्याय और उत्पीड़न के सभी रूपों के खिलाफ खड़े होने के महत्व को समझाने का प्रयास किया जाता है।